नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मेथड सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट 37 और 38 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। तो मृत मछली से जो निकलने वाली दुर्गंध जो होती है वो किसके कारण होती है, हमसे यही पूछा गया है। तो ये आपको जो कारण होता है ना, वो होता है अमीनो यौगिक के कारण। किसके कारण होता है? ये अमीनो यौगिक के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ट्राइमेथिल एमिनी एक तृतीय एमीन होता है जो संरचनात्मक रूप की बात की जाए तो ये अमीनो का यौगिक होता है। और अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन क्या होता है? परमाणु के एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। और मृत मछलियों से निकलने वाले दुर्गंध जो होता है इन्हीं यौगिक के उपस्थित के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थिति किस में होती है? केरोसिन में, कांच में, सीमेंट में, मिट्टी में। तो ऑक्सीजन अनुपस्थिति की बात की जाए तो ये केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इस फ्लोर देखिए, इसे बल्ब में फ्लोरोसेंट नामक नाम का पदार्थ भरा जाता है। जो बल्ब होता है ना, उसमें फ्लोरोसेंट नामक का पदार्थ भरा जाता है। और ये CFL कांच और आर्गन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कांच और आर्गन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? तो चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या होता है? चुंबक, मान लीजिए चुंबक है तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होगा ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन होता है? तो गर्भाशय में जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वो उत्तक प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पायरिला किस फसल का कीट है? तो पायरिला जो होता है, ये जो होता है, ये पायरिला गन्ना का कीट होता है। यानी कि गन्ना में जो फुद फुद एक छोटा कीट होता है जो पतंग की तरह होता है लोग। ठीक है, ये जब आप गन्ना ऊख, इसको कहिए ऊख, हम लोग के गांव देहात में ये सब ऊख बोआता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक छोटा छोटा कीट क्या होता है? पतंग की तरह होता है लोग। ठीक है, जो गन्ना के पतई पे जाके बैठ जाता है लोग। क्या होता है? पतई के बैठ के उसका तना पे जो जो गन्ना वाला रहता है उसका रस चूसने के लिए लोग, फफूंदी टाइप का होता है। ठीक है, उसे पायरिला कीट कहा जाता है। तो ये किस पे होता है? तो गन्ना पे होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियों भी कहा जाता है। यानी किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? तो जो इच्छिक मांसपेशियां जो होती है, मांसपेशियां को कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या होता है? तो प्रोस्टेट क्या होता है? एक ग्रंथि होता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है? तो जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ जो होता है
उसे एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम। एंजाइम किसका बना होता है? तो एंजाइम होता है प्रोटीन के बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है, खावा खाने वाला सोडा। तो सोडियम क्लोराइड होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है धोने वाला सोडा यानी कास्टिक सोडा, तो उसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है उसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यानी कि ये नीचे वाला जो है ये कास्टिक सोडा है, यानी कि धोने वाला सोडा। तो ऑप्शन डी धोने वाला सोडा है, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? तो पेट्रोलियम में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर ये सभी उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम कच्चा तेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होता है। वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली होती है अपकेंद्रण पे सिद्धांत होता है। क्या होता है? अपकेंद्रण सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल क्या होता है? धागे का तनन बल होता है। अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन जो है ये सत्य है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों से कम होता है। सर्दियों और गर्मियों में एक समान होता है। मौसम पर निर्भर नहीं करता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। ध्वनि का वेग जो होता है ये टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो सर्दियों की तुलना में क्या होता है? गर्मी में अधिक होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 37 का था। नेक्स्ट, हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो पानी का पाइप कैसे फंस जाता है? तो एक्सपेंशन होने के कारण। जब क्या होता है? जब तापमान के पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसे क्या होता है? एक्सपेंशन के कारण क्या होता है? द्रव बढ़ जाता है। जब मान लीजिए फ्रिज में देखिएगा आप बोतल वोतल जमाए होंगे, जब एकदम हार्ड ऊपर जम जाएगा तो बोतल को क्या कर देता? फैला देता है। तो एक्सपेंशन के कारण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², यानी कि v के वेलोसिटी दुगना हो जाता है। अगर 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 16 हो जाएगा। यानी कि गति के कारण क्या होता है? क्या होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है? तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण में आप देखते हैं समान आकार होता है, सीधा होता है, पार्श्व तौर पर उल्टा होता है और क्या होता है? आभासी होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में एक थोड़ा सा नीचे करना होगा। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो संयोजी ऊतक के उदाहरण क्या होते हैं? मांसपेशी, कोशिका, हड्डी या रेशे। तो संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक जो होता है मानव शरीर में एक अंग से दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये क्या होता है? ये हड्डी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के ऑक्टेट्स नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। देखिए, न्यूटन के कोबाल्ट तथा निकेल की बात की जाए, कोबाल्ट तथा निकेल को समान गुणधर्म के आधार पर एक समूह में रखा, जबकि आयरन जिसका गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकेल के समान ही है उसको इन दोनों तत्वों से कहाँ रखा गया? बाहर रखा गया है। तो क्या हो जाएगा? आयरन यानी कि Fe। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया है? तो डाल्टन ने बताया है।
तो डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश हो जाता है। तो दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा, तो दंत का क्षय शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दांतों का इनेमल यानी दंतवल कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथिन, इथाइन और इथेन। इथेन, इथाइन, इथेन अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो पहले होगा इथाइन, फिर होगा इथिन, इथाइन, इथिन और इथेन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? देखिए, गैसों की विसरण द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि जो उत्पन्न होती है ये कंपन के कारण होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो ये वसा उत्तक में जमा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। वासव मानव शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। और शरीर का मोटापा भी वसा के कारण ही होता है। और वसा के कारण रक्तचाप भी बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 38 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रैक्टिस सेट 38 का है। पहला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय हिस्सा वाले कागज में लपेट दिया जाए? अगर कागज में लपेट दिया जाएगा तो क्या होगा? देखिए, काला कागज प्रकाश का क्या होता है? अगर काला कागज प्रकाश का अवशोषक होता है। अगर लेंस के केंद्रीय भाग पर काला कागज लपेट देने पर उसके द्वारा प्रतिबिंब में के काफी प्रकाश का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा, जिससे प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति सी और उस माध्यम में प्रकाश गति v के बीच सही संबंध क्या हो जाएगा? तो म्यू बराबर क्या होता है? c/v होता है। म्यू बराबर c/v होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेत्र लेंस की, थोड़ा सा इसे नीचे कर लें, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? तो नेत्र की सहायता कौन करता है? तो सिलिया पिंड करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि दीर्घ दृष्टि संपीड़न व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु क्या होता है? तार खींचने के लिए सबसे नमनीय धातु होता है सोना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सोना जो होता है धातु और धनसिता तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होती है। देखिए, जब लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होती है। क्या होती है? जब भार क्या हो जाता है? भार में बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी वस्तु में लोहा में अगर जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वात्य भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के कारण। वात्य भट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये अपचयन के लिए होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विसंगत को चुनिए। विसंगत कॉपर, पीतल, जिंक, टिन, यानी कि जो सबसे डिफरेंस है। तो पीतल जो है सबसे डिफरेंस है।
क्योंकि कॉपर तथा जिंक क्या होती हैं, ये मिश्र धातु एलॉय होती है, जबकि शेष विकल्प धातुएं क्या है, तांबा तथा जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। क्या होता है, तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, और पीतल में 70% तांबा एवं 30% क्या होता है, जस्ता होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल बनाने के लिए तांबे में कौन सी धातु अपमिश्रित की जाती है। तो पीतल बनाने में के लिए तांबे में कौन सी धातु तो जिंक को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किसके कारण होती है। तो ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग जो किया जाता है, ये थायराइड के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लार की प्रकृति होती है, लार की प्रकृति कैसी होती है, लार की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लार का अगर पीएच मान देखा जाए तो ये आपका 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो मसूरों से रक्त और दांत हिलने लगता है, तो ये विटामिन सी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है ये अस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से रक्त स्राव की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं अनाज से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो ये दालों से पाए जाते हैं प्रोटीन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषम शब्द को चुनिए। यूनिक्स, एमएस डॉक्स, विंडोज, एक्सेस, यानी इन दोनों में सबसे डिफरेंस कौन है। तो एक्सेस ही सबसे सभी विकल्प से एक्सेस क्या है, अलग है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज क्या हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिंकर प्रोग्राम होता है। तो लिंकर प्रोग्राम क्या होता है। तो लिंकर प्रोग्राम क्या करता है कि अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ क्या होता है, प्रोग्रामों को लिंक करता है। अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों को एक साथ प्रोग्राम को लिंक करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है क्या अर्थ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग की बात की जाए तो ये उपरोक्त सभी को कर सकते हैं, यानी जितने भी सीपीयू को एक साथ विभाजित करना, प्रोग्राम के साथ ऑपरेट करना, बहुत लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये अप्रूव ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अभी हमने देखा है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये CFL कांच एवं आर्गन से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या डैश होगी। 90 ग्राम पानी, मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम में भार बटा अनुभार। ग्राम में भार बटा अनुभार। अगर जल का अनुभार देखा जाए तो जल का अनुभार 16 + 2 यानी 18 ग्राम। तो n का मान कितना हो जाएगा, 90/18 यानी कि 5, यानी अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना की बात की जाए तो ये 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना 1000 डिग्री तथा 24 कैरेट का होता है। जब बहुत ही मुलायम होता है और इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का ही सोना अच्छा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। और दही का जो निर्माण होता है ये लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसिन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो ये 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब तक निम्नलिखित रसायनों में कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम बादल बनाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है ये क्लाउड सीडिंग जो होता है, ये मौसम बदलाव के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। ये सिल्वर आयोडीड के माध्यम से कराया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो मलेरिया जो है ये किसने बताया था? तो ये सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने? सर रोनाल्ड रॉस ने बताया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया कि प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके डैश होते हैं, आयाम से, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से या वेग से। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो निर्धारित होता है ये उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।